नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। आप में से बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू करें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर अजय बोहरा जी से, जो ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट हैं। बहुत से लोगों ने इनसे जानकारी लेकर ऑर्गेनिक खेती शुरू की और आज अच्छे स्तर पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो हम इस फिल्म में डॉक्टर अजय बोहरा से ही जानेंगे कि शुरू कैसे करें, ऑर्गेनिक खेती में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कितना कठिन या आसान है। तो मिलते हैं डॉक्टर अजय बोहरा जी से। यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार बोहरा भिवानी से आज हम एक बार फिर आपके साथ हैं। बहुत सारे किसान साथियों के सवाल आते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सूक्ष्म जीवों की फार्मिंग है। सूक्ष्म जीवों के आधारित जो खेती की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती बोलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हमारे गऊ के गोबर के अंदर और गौमूत्र के अंदर। तो ये हमारे लिए सबसे गुणकारी चीज़ है। इन चीज़ों को सहेज के आपको कुछ एक ड्रम रख के इनको मल्टीप्लाई करके और बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के बजाय कम एरिया के अंदर आप उसको ज़्यादा डेवलप करके अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं और उससे आप सारी चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। जो 4-5 एकड़ का हमारा किसान साथी है वो अगर 7-8 ड्रम रख के काम करना चाहे तो ईजिली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। इसमें शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है वो आपका शुरुआती थिंग है। उसकी विधि क्या है, आप 3 ड्रम 4 ड्रम वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार कर लीजिए। आप उस ड्रम में 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर डाल के 7-8 दिन तक उसको सुबह शाम 5-10 मिनट हिलाएं और 7-8 दिन के बाद उसके ऊपर वाइट कलर की एक लेयर बन जाएगी और उसकी स्मेल अलग से आने लग जाएगी। उसको यूज़ करें, वो तैयार कल्चर होता है हमारा। अब उस कल्चर से हमें जो जो खादें बनानी है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो अलग से खाली ड्रम है उसमें क्या करना है, आपने वेस्ट डिकम्पोजर का जो ड्रम तैयार किया है, नए ड्रम के अंदर आप 20 किलो गोबर डाल दीजिए, 20 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और उसके अंदर आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, 2 किलो बेसन डाल दीजिए और भी दलहन का जो भी आटा आपको मिल सके वो 1-1, 2-2 किलो उसमें डाल दीजिए और उसके अंदर बाकी वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर भर दीजिए। वो ड्रम आपका 10 से 15 दिन में यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। उसको आप खेत में खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पौधे के साथ आप डब्बे के हिसाब से डाल सकते हैं या आप अगर वेंचुरी लगा रखी है तो वेंचुरी के थ्रू भी उसको चला सकते हैं। अब इसमें जो सबसे मेन बात रहेगी कि इसमें आपने खाद की पूर्ति तो कर दी, अब उसके अंदर आपको फंगीसाइड की दिक्कत आएगी, ज़मीन में फंगस आएगी। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ नहीं करेंगे तो जिस ज़मीन के अंदर आपका कच्चा गोबर जाएगा या बेसन जाएगा उसके अंदर फंगस आएगी और वो फंगस जो है वो आपकी फसल को नुकसान करेगी। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते हैं तो वो उसको डिकम्पोज करके पूरी तरह से खाद में कन्वर्ट कर देगा और मल्टीप्लाई कर देगा। उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या जो है वो करोड़ों अरबों में मल्टीप्लाई कर देगा और वो सूक्ष्म जीव ज़मीन में जाके अपना काम करेंगे और आपकी सारी खादों की पूर्ति करने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपको जिस तरह फंगीसाइड तैयार करना है तो आप लस्सी ले लीजिए, आप ड्रम रख लीजिए, मटका रख लीजिए, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सके उसके अंदर लस्सी को डाल के उसमें कॉपर की आइटम डाल दीजिए। आपके पास कोई लोटा है, आपके पास तार है और उसको डाल के छोड़ दीजिए। वो 20 से 25 दिन में उसके अंदर अच्छी तरह से काम करके और वो आपका फंगीसाइड का तैयार हो जाएगा लस्सी वाला कल्चर। उसको आपने जो यूज़ करना है, जो आपका 18 या 20 लीटर का स्प्रे टैंक है उस टैंक में सिर्फ 300 ml ही यूज़ करना है और वो जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाएगा उसकी मात्रा उतनी ही कम होती चली जाएगी। आप उसमें खुद का एक्सपेरिमेंट करके देखना है, न कि यूँ डब्बे भर के डालते रहें। अगर ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग आप यूज़ कर लोगे तो वो आपके पत्तों को नुकसान करेगी और आपके पौधे मुरझा जाएंगे। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो तुरंत प्रभाव से साफ़ पानी का भर के उसको स्प्रे वाले टैंक को और उसको स्प्रे करके धो दें। अब इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ती है कि हमें और भी जो शत्रु कीट होते हैं नेचर के अंदर, जो हम जैविक खेती करते हैं थोड़ा सा नेचर को समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह लोहे को काटने के लिए जो आरी यूज़ करोगे तो लोहे की होगी, सांप काटता है तो दवाई लेके आओगे वो भी सांप के जहर से ही बनेगी। इसी तरह जो हमारे कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक मित्र कीट होता है, एक शत्रु कीट होता है। अगर आप मार्केट से पेस्टिसाइड लेके आओगे, उनको अपने फील्ड में यूज़ करेंगे तो आपके मित्र कीट फील्ड से चले जाएंगे और शत्रु कीटों की एंट्री आपके फील्ड में बढ़ जाएगी, आपके लिए समस्या और बढ़ती चली जाएगी। जितना पेस्टिसाइड बढ़ेगा उतनी ही जो शत्रु कीट हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और नई नई वैरायटीज़ का उसके अंदर जो है ना जन्म होता चला जाएगा। जिस तरह पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं जो नरमा या कपास की खेती करते हैं उनमें व्हाइट फ्लाई का इतना प्रकोप है कि उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो अपनी फील्ड को बचा पाते हैं, लेकिन जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो होती है, वो जो फसल होती है वो ख़राब होती है, हमने देखी है बहुत सारे एरियो के अंदर। तो इसमें जो आपको मित्र कीटों के लिए जो तैयार करना है
शत्रु कीटों को अपनी फील्ड से दूर रखना है। तो हमें प्रकृति ने जो पौधे दिए हैं उनको समझिए। नीम की निमोली, इसमें 126 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अब मार्केट से कोई भी पेस्टिसाइड लेके आएंगे तो उसके अंदर नीम की निमोली का ही बैक्टीरिया मिलता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कौन से बैक्टीरिया को कितना मल्टीप्लाई करके उसमें डाल के आपको दिया गया है। वो हाइड एंड सीक होता है, बताते नहीं है कि भाई ये हमारा कल्चर है, इसको यूज़ कीजिए, इसका आउटपुट अच्छा आएगा। आपके पास नीम चारों तरफ अवेलेबल होता है, आप उसकी नीम को निमोली को कूटिए, उखल में, मूसल में, ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए, उसको तोड़ दीजिए। एक ड्रम में नीम की निमोली डालिए, 30 किलो नीम की निमोली डाल दीजिए, उसके अंदर 5 किलो या 2 किलो 3 किलो जितना उसके गुड़ डाल दीजिए, उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का भर दीजिए उस ड्रम को। फिर वो 20-25 दिन में आपका पेस्टिसाइड बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप उसका जब जैसे ही स्प्रे करेंगे तो वो आपका खाद का भी काम करेगा और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। इसके साथ साथ जैसे भांग है, आक्टा है। अब आक्टे को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आक भी बोल देते हैं, आक्टा भी बोल देते हैं। ऐसे ही धतूरा है, ऐसे ही अपना अक्षंड है, ऐसे ही एक पौधा है कनेर का पौधा है। आपका हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, फुटपाथ पे मैक्सिमम जो है कनेर ही दिखाई देगा हमारे को। इसकी 7-8 प्रजातियां हैं। किसी में वाइट कलर का फ्लावर आता है, किसी में ग्रीन कलर का आता है, रेड कलर का आता है, येलो भी आता है, पिंक कलर का भी आता है। तो जो कनेर है ये बहुत ही पॉइजन वाला पौधा होता है। इसमें आपने आक्टा ले लिया, धतूरा ले लिया, नीम ले लिया, नीम के पत्ते टहनियाँ ले ली, भांग को ले लिया, कनेर को ले लिया, पापड़ी को ले लिया। जिस किसी भी पौधे को नेचर ने क्षेत्र वाइज अलग अलग दिए हैं, जिसको बकरी और गऊ नहीं खाते हैं, आप उन पौधों के पत्तों को इकट्ठा करो, बराबर बराबर कूट के आप जितना बारीक उनको काट सको। अगर आपको इंस्टेंट तैयार करना है तो आप उसको बॉयल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। किसी भी लोहे के बर्तन में उसको डाल के पानी भर के उसको उबालिए। वो 1 दिन उबलने के बाद या 1.5-2 दिन उबलने के बाद उसका रस अच्छी तरह से उस पानी में आ जाएगा। सॉलिड पार्ट को निकाल के उस लिक्विड को ठंडा करके उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई अगर आपके पास टाइम है, जल्दी तैयार नहीं करना, तो आप किसी भी ड्रम में इन सब चीज़ों को डाल के ऊपर से पानी का भर दीजिए। उसको 25 से 30 दिन तक सड़ने देना है। उस सड़ने के बाद उसके अंदर जो लिक्विड आपका तैयार रहेगा, उस लिक्विड को आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका स्प्रे टैंक है, जो 18 लीटर या 20 लीटर का है, उसमें 300 या 400 ml ही यूज़ करके आपको देखना है, क्योंकि ये पॉइजन कंटेंट है, इसकी कोई एक्सपायरी लाइफ नहीं है। आप इसको सारी उम्र संभाल के रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो 300 ml है ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी आपको लगता है कि इसका इफेक्ट कम आया है तो आप इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप प्याज भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप लहसुन भी डाल सकते हैं। मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो सकते हैं या फील्ड में भी आप उगा सकते हैं अपने, उनको डाल के। और इसका जो कंक्लूजन तैयार होगा, जो इसका लिक्विड तैयार होगा, उसको फील्ड में यूज़ कीजिए। इससे आपके फील्ड में शत्रु कीट चले जाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि अगर बारिश आ जाती है, आपके पत्ते धुल जाते हैं, तो भी वो जो लिक्विड है वो आपकी ज़मीन पे रहेगा। और जो इसकी स्मेल है, उसकी स्मेल से आपके शत्रु कीट आपके फील्ड में नहीं आएंगे। और फंगस पे भी काफ़ी गुणकारी काम करता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।